तो आज हम बात कर रहे हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें भारत की न्याय व्यवस्था पर कुछ बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि इसमें राजनीतिक दखलंदाजी हो रही है। चलिए देखते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। इस पूरी बहस का जो सार है वो इस एक लाइन में सामने आ जाता है। आप और हम वकील बदलते हैं, बीजेपी जज बदल देती है। अब ये आरोप सुनने में जितना सीधा है उतना ही गंभीर भी। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अच्छा, तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो दखलंदाजी का आरोप है, इसका असल मतलब क्या है। फिर संभल के एक जज से जुड़ा जो विवाद है, उस पर नजर डालेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या ये बस एक अकेला मामला है या इसके पीछे कोई पैटर्न होने का दावा किया जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये आरोप सिर्फ अदालत तक ही सीमित है या बाहर भी जा रहे हैं। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसे लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी की तरह क्यों देखा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से कि ये आरोप है क्या। असल में ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि ऐसा लगता है मानो कानूनी सिस्टम आम लोगों और ताकतवर लोगों के लिए, मतलब सत्ताधारी पार्टी के लिए, अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। देखिए, इस स्लाइड में आरोप को बहुत साफ तरीके से समझाया गया है। एक तरफ है आम नागरिक। अगर हम अपने केस से खुश नहीं हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपना वकील बदल लेते हैं, है ना? लेकिन दूसरी तरफ आरोप यह है कि जब सत्ताधारी पार्टी किसी जज के फैसले से नाखुश होती है तो वो वकील नहीं, सीधा जज ही बदल देती है। अब इस आरोप को और पुख्ता करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ताज़ा मामले का जिक्र किया गया। ये मामला है उत्तर प्रदेश के संभल का, जहां एक जज के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी बहस को हवा दे दी। तो संभल में हुआ क्या? चलिए एक एक करके देखते हैं। कहानी शुरू होती है जब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी सीजेएम विभांशु सुधीर संभल हिंसा मामले में पुलिस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हैं। इसके ठीक बाद क्या होता है? सीजेएम सुधीर का सिर्फ तबादला ही नहीं होता, बल्कि उन्हें डिमोट करके, मतलब एक निचले पद पर, सुल्तानपुर भेज दिया जाता है। अब इस पर संभल के वकील नाराज हो जाते हैं और विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। और फिर इस दबाव के बाद खबर आती है कि उनका तबादला रद्द कर दिया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया गया कि संभल का जो ये मामला है, ये कोई एक अकेली अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि ये एक सोचे समझे पैटर्न का हिस्सा है जो पहले भी देखा जा चुका है। और अपने इस पैटर्न वाले दावे को साबित करने के लिए 3 और बड़े मामलों का जिक्र किया गया। एक गुजरात से बाबू बजरंगी का मामला, जहां कहा गया कि मनचाहा नतीजा पाने के लिए जज बदले गए। दूसरा दिल्ली का, जहां दिल्ली दंगों की सुनवाई के बीच जस्टिस मुरलीधरन का आधी रात को तबादला कर दिया गया था। और तीसरा मामला राजस्थान का, जहां एक बड़े उद्योगपति पर जुर्माना लगाने के बाद जस्टिस दिनेश कुमार गुप्ता का ट्रांसफर हो गया। इन सब को मिलाकर इसे एक टेस्टेड मॉडल यानी आजमाया हुआ तरीका बताया गया। अब देखिए, गुजरात वाले मामले में एक और चौंकाने वाली चीज सामने रखी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो क्लिप चलाई गई जिसमें कथित तौर पर बाबू बजरंगी खुद ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हमको तो जेल से नरेंद्र ने छुड़वा दिया, उन्होंने जज बदले, फिर नरेंद्र ने सेटिंग की, उन्होंने अक्षय मेहता करके जज को भेजा, जज ने फाइल भी नहीं पढ़ी और सब जेल खाली कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। अब बात सिर्फ कोर्ट कचहरी या जजों के तबादलों तक ही नहीं रुकी, आरोपों का दायरा और भी बड़ा किया गया। ये कहा गया कि ये जो दखलंदाजी का पैटर्न है, ये समाज के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। मतलब आरोप ये है कि आवाज किसी की भी हो, उसे दबाने की कोशिश की जाती है, चाहे वो कोई धार्मिक गुरु हो जैसे कि जगतगुरु शंकराचार्य, या फिर छात्र और किसान हो जो अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हों, या फिर कोई आम इंसान जैसे नोएडा के एक डिलीवरी बॉय का मामला जिसका हम जिक्र करें। जैसे धार्मिक मामलों में दखलंदाजी का उदाहरण देते हुए शंकराचार्य का जिक्र किया गया। दावा यह है कि उन्हें पारंपरिक शाही स्नान करने से रोका गया और प्रशासन उनकी अपनी लेजिटिमेसी पर ही, मतलब उनकी वैधता पर ही सवाल उठा रहा है। और फिर बात आती है एक आम नागरिक की, एक डिलीवरी बॉय की कहानी। हुआ ये कि नोएडा में एक मुश्किल घड़ी में जब कथित तौर पर प्रशासन कहीं नजर नहीं आ रहा था, तो इस लड़के ने आगे बढ़कर लोगों की मदद की। बाद में उसने पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए। इसके बाद क्या हुआ? आरोप है कि उसे पुलिस और प्रशासन की तरफ से 100 से ज्यादा फोन आए, उस पर दबाव बनाया गया और ये उत्पीड़न इतना बढ़ गया कि उसे बेचारे को अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ गई। इस कहानी के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि आज के समय में एक आम इंसान का सच बोलना भी कितना भारी पड़ सकता है। तो सवाल उठता है कि इन सब अलग अलग घटनाओं को एक साथ रखकर क्या तस्वीर बनती है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तर्क दिया गया, उसके मुताबिक ये सिर्फ कुछ लोगों के साथ हुई ज्यादती के मामले नहीं हैं, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी हैं। इस पूरी बात को समझाने के लिए एक बहुत ही दमदार मिसाल दी गई। कहा गया कि भगवान के बाद अगर कोई न्याय की उम्मीद करता है तो वो राजा से करता है। लेकिन क्या होता है जब राजा खुद ही न्याय में बाधा बन जाए? मतलब जब सरकार जिसे न्याय की रक्षा करनी चाहिए वही अगर न्याय के रास्ते में रोड़ा बनने लगे, तो फिर लोगों का भरोसा किस पर बचेगा? और यहीं पर सबसे बड़ी चेतावनी छिपी हुई है। तर्क यह है कि जब न्यायपालिका जैसी संस्थाओं में राजनीतिक दखलंदाजी आम हो जाती है, तो ये सिर्फ उन संस्थाओं को कमजोर नहीं करती, बल्कि ये लोकतंत्र की पूरी बुनियाद को हिला देती है। क्योंकि जैसा कि कहा गया, न्याय और लोकतंत्र एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब वो संस्थाएं ही सवालों के घेरे में आ जाएं, जिनका काम न्याय देना है, तो फिर विश्वास किस पर किया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो सरकार की ताकत, संस्थाओं की आज़ादी और जनता के विश्वास के नाजुक रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करता है।